हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। और आज इस ब्लॉग में मैं आप लोग से बात करने वाला हूं कि नेपाल में आप एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं। नेपाल में एमबीबीएस करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या उसकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, फूडिंग लॉजिंग, और क्या उसकी ट्यूशन फीस है, क्या उसकी हॉस्टल चार्जेस है, क्या वहाँ की फ्लैट चार्जेस है। ये सारी मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि आज मेरे साथ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अमृत, जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है नेपाल में। तो मैं आज उनसे ये सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा एक एक करके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को शेयर करो। हेलो अमृत, कैसे हैं आप? ठीक हो। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अमृत हूँ, फोर्थ ईयर यहाँ किस्ट मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हुआ अभी एमबीबीएस का। मतलब 4 साल हो गए यहाँ आए हुए हम लोग को। तो हम लोग का बैच में 6 लोग आए थे, 4 लड़के थे हम लोग हाँ और 2 लड़कियां थी। जी। तो ऑल ओवर इंडिया से हम लोग 6 ही लोग आए थे। यही है, हम ही लोग इंडियंस थे। अच्छा हाँ। अच्छा, जो वहाँ की लैंग्वेज इशू है, लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम होती है क्या आप लोग को? लैंग्वेज ऐसा है क्या, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आते थे तो भाई दिक्कत होती थी। टीचर्स भी नेपाली पढ़ाते थे। मेन बात है, कम्युनिटी मेडिसिन होता है क्या एक सब्जेक्ट, वो पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में यहीं पे। तो अब वो इंडिया में जैसे हम लोग पढ़ते तो भाई हिंदी में कोई टीचर समझाने के लिए हम लोग को बताता है, तो यहाँ समझाने के लिए लोग नेपाली यूज करते थे। तो हम लोग एकदम नए नए थे, कुछ समझ में ही नहीं आता था। पूरी क्लास जोक पे हंस रही होती थी, हम लोग इंडियंस लोग अपने एक दूसरे का शक्ल देख रहे होते थे कि भाई क्या हुआ, क्या बोला गया है, कुछ पता चलता नहीं था। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाद में कुछ कुछ वर्ड्स फेमिलियर होते जाते हैं, क्योंकि ये हिंदी वाली ही वर्डिंग्स रहती हैं क्या, क्योंकि नेपाली का जो लिपि है वो देवनागरी ही है। तो इसीलिए वो बाद में 3-4 महीने के तो बाद ठीक रहता है। ये क्या अच्छा, क्या नेपाली लैंग्वेज की अलग से कोर्सेज चलती है क्या? नेपाली लैंग्वेज की अलग से सब्जेक्ट चलती है क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसा क्यों होगा मेडिकल कॉलेज में। तू पढ़ना चाहता है तो बाहर जाके पढ़ नहीं सकता जैसे, है। हाँ। और लेकिन कॉलेज में नेपाली लैंग्वेज के लिए अलग से क्लासेस नहीं चलती है? नहीं नहीं नहीं, वैसा कोई क्लास नहीं चलता है। नॉर्मल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वही चलते हैं। और इंग्लिश में क्लासेस तो इंग्लिश में ही चलती होगी? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम 80% समझो कि चलती हैं इंग्लिश में। अब कुछ कुछ होता है जहाँ पे अपना लोग नॉर्मल अपना लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, तो यहाँ नेपाली में समझाते हैं ये लोग। तो क्योंकि हर टीचर को हिंदी आता नहीं है अच्छे से, इसीलिए नेपाली जी। प्रेफर करते अच्छा, हैं। जी, लैंग्वेज इशू तो बात कर ली। अब जैसे मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा क्या कि आने के लिए क्या वीजा लगती है क्या? नहीं आपको वीजा लगी थी? नहीं नहीं, हमको तो ऐसा है कि हम तो बिहार दरभंगा से हैं, तो हमको ज्यादा टेंशन रहता नहीं है आने जी का। हम 1 घंटे में बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। जनकपुर सबसे नजदीक पड़ता है, 80 किलोमीटर के आसपास मेरे को दरभंगा से। तो 1-1.5 घंटे में बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। अगर बाई रोड आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी रहती है मेरे पास। गाड़ी का वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे टैक्स कटवाना पड़ता है बॉर्डर पे। तो गाड़ी का टैक्स जी जी मतलब एक दिन का 500 रुपए के आसपास रहता है, 300 या 500 रुपए के जी। आसपास। तो गाड़ी आ जाती है पूरी यहाँ तक, काठमांडू तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ कभी हुआ कि भाई गाड़ी से नहीं आ रहे हैं, तो जनकपुर में एयरपोर्ट है, वहां से काठमांडू का फ्लाइट ले लो। अब फ्लाइट का तो लगभग समझो क्या 2,000 रुपए से इंडियन, 1,500 to 2,000 रुपीज इंडियन। नेपाली जी जी जी। 3,000 से 4,000 रुपए में टिकट मिल जाता है आपको एनी टाइम। हम्म, और मतलब ऐसा नहीं है कि जी। क्राउडेड है एकदम, आपको मतलब सीट मिलेगा नहीं। आप एक दिन भी पहले चाहो तो आपको सीट मिल अच्छा जाता। अच्छा, जब आप फ्लाइट से इंडिया से आप आते हो नेपाल एंट्री करते हो तो उसमें नहीं पूछता आपसे क्या नहीं नहीं वीजा नहीं, वगैरह कुछ भी? कुछ नहीं पूछा जाता आपसे पासपोर्ट वगैरह? एकदम, मतलब जब नॉर्मल कंडीशंस थे, अभी कोरोना से पहले का बताता हूँ। कोरोना में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, चेक ज्यादा करने लगे हैं। मैं अभी जस्ट 2 महीने पहले घर से आया हूँ। लेकिन कोरोना जब नहीं था उससे पहले नॉर्मल रहता है। आप जिस व्हीकल से एंटर कर रहे हैं उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पे नोट किया जाएगा कि ये गाड़ी जा रही है। कौन ड्राइव कर रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, और पैसेंजर में कौन है उनका भी नाम लिखा जाएगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा। और क्योंकि अब बॉर्डर पे हैं तो आप इलीगल सामान नहीं कैरी कर सकते हैं। इफ आपके पास कुछ ऐसा सामान है जो वहां पे पोस्टर लगा होता है क्या, जो आप नहीं लेके जा सकते हैं, तब आपकी कार्रवाई की जाती है कि भाई आप जी कौन है, क्यों लेके जा रहे हैं ये चीज, ये वो उल्टा सीधा। ऐसे कोई बॉर्डर पे कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम आराम से पुलिस वाले लोग भी कॉर्पोरेट कर लेते हैं बढ़िया।
कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मतलब मोस्टली क्या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर? नहीं, एकदम। अब आप दिल्ली से फ्लाइट से आइएगा तो वीजा लगेगा। अब हमको कभी उधर से आने का वो सीन होता नहीं है, हम आ जाते हैं यहीं से, घर से ही अपने, तो हमको अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो अब एग्जाम पैटर्न पे आते हैं क्या कि नेपाल में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है? जैसे यहाँ तो इंडिया से क्या कि नीट दे के जाना है, जैसे इंडिया से नीट दे लिए, क्वालिफाई कर गए इंडिया में नीट, अब नेपाल में एडमिशन लेने के लिए तो नेपाल में क्या करना पड़ता था? एग्जाम दे के एडमिशन लेना पड़ता है या डायरेक्टली एडमिशन हो जाती है? अब ऐसा है क्या, हम लोग को 4 साल हो गए आए हुए। जब हम लोग आ रहे थे तब ऐसा सिस्टम था जैसा इंडिया में एग्जाम होता है, AIPMT, नीट वगैरह जो भी है। अभी यहाँ पे भी एक एग्जाम होता है, वहाँ यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है IUM जो हेड है, उसके अंडर में एक एग्जाम होता है, उसका एग्जाम हम लोग देते हैं। उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, वो 100 नंबर का पेपर होता है हम लोग के टाइम, उसमें 50 आपको लेके आना है। MCQ होते थे, तो आपको 50 से अबव लेके आना है, तो आप क्वालिफाइड हैं। आपको कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा काउंसलिंग के लिए, आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, जहाँ पे लोकेशन है, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं जाके। हम लोग तो ऐसे ही आए थे। उसके बाद मैंने फिर सुना भी था कि ये नीट के बेसिस पे कुछ बात चल रही है, लेकिन हम लोग का उसमें नहीं था, मतलब अगले साल से शुरू हुआ था वो सब बात, तो मेरे को उतना क्लियर नहीं पता है क्या है अभी, क्या चल रहा है। अच्छा, तो एग्जाम क्या क्या आती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की होती है? एकदम वही 3 चीज होता है, और जो चीज हम पढ़ते हैं इंडिया में वही चीज पूछता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग पूछेगा, वही चीज पूछता है। मतलब क्या नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट भी एग्जाम निकाल सकती है ना, कि ये टफ ज्यादा तो नहीं होती? ऐसा है कि यहाँ पे फायदा क्यों हो जाता है, क्योंकि आप फॉरेन कैटेगरी वाले हो जाते हैं। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी आप 50 ही अगर लेके आ रहे हैं, तो आपको थोड़े से अच्छे चांस हैं कि आपको जो नॉर्मल नेपालीज पीपल हैं उनसे ऊपर का कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप फॉरेन कैटेगरी वाले स्टूडेंट रहते हैं। वो थोड़ा एडवांटेज हो जाता है इंडियंस या बाहर से जो भी आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग नीट एग्जाम देते हैं अपने इंडिया में, तो उसी तरह वहाँ बस एग्जाम देना पड़ता है, हाँ उसके बाद एडमिशन होता है। एकदम सेम। अच्छा, तो ये फूडिंग की क्या प्रॉब्लम है? फूडिंग की तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी? अभी ऐसा है क्या, हम लोग इंडिया और नेपाल, इंडिया से आए थे, तो हम लोग को कॉलेज ने हॉस्टल प्रोवाइड किया हुआ है। जी। हाँ, तो हॉस्टल में वैसा कुछ दिक्कत नहीं होता था। हाँ, अब हॉस्टल है तो उतना परफेक्टली मैनेज भी नहीं रहता था, लेकिन आपको उतनी दिक्कत नहीं होती थी। जैसे मान लो कभी पानी खत्म हो गया तो थोड़ा 1 दिन का डिले हो जाता था, हम कंप्लेन करते थे, गार्ड को बताते थे, तो शाम को आया, नहीं तो अगले दिन आया, वैसा हो जाता था। क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ ग्राउंड वाटर नहीं है, यहाँ पे खरीदना पड़ता है पानी को। जो फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें से प्योरीफाई होके पानी आता है, तो पानी ये सब पानी लेके थोड़ा सा इशू आती थी, लेकिन खाना को लेकर तो कोई इशू नहीं कि चेंज हो गया? खाना एकदम मतलब इंडिया वाला ही खाना है, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे अलग चीज है। लेकिन आप इंडिया वाला खाना खोज रहे हैं तो आपको यहाँ नॉर्मल इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आपको वेज खाना भी मिल जाएगा और आपको नॉनवेज खाना भी मिल जाएगा यहाँ पे, कोई भी रेस्टोरेंट में जाइएगा तो। बच्चे हॉस्टल से फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, फ्लैट में रहना चाहते हैं बच्चे, अपना प्राइवेसी के कारण फ्लैट शिफ्ट होना चाहते हैं, तो फ्लैट का क्या चार्जेस लगता है पर मंथ का? फ्लैट डिपेंडिंग अपॉन साइज होता है, डिपेंडिंग अपॉन ओनर होता है, कैसा ओनर है। एक अप्रोक्स बता दीजिए। अप्रोक्स 5,000 6,000? नहीं, 5-6,000 का तो नहीं होता है। फ्लैट अगर आप ले रहे हैं तो दे गिव यूजुअली 2 रूम 1 किचन, तो 2 रूम और 1 किचन का लगभग आपको 15,000 से 20,000 डिपेंडिंग। 15,000 से 20,000? हाँ, इंडियन करेंसी या नहीं, नेपाली करेंसी। 15 से 20 का मतलब हुआ इंडियन करेंसी 11-12,000 के अबाउट, 10-11,000 12,000। हाँ, 10 से 12,000 के बीच में। अच्छा अमृत, तो अब हम लोग बात करेंगे ये ट्यूशन फीस क्या है वहाँ की? अब हम लोग ट्यूशन फीस की बात करेंगे, तो ट्यूशन फीस की क्या चार्जेस है अमृत? ट्यूशन फीस अब ऐसा है, हम लोग जब आए थे तो हम लोग ने 50 लाख इंडियन दिए थे। अब अभी का करंट क्या चल रहा है, कॉलेज क्या डिमांड कर रहा है, वो मेरे को कुछ करंट आइडिया नहीं है, क्योंकि एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। हाँ, हम लोग से उतना लिया था। 10% इंक्रीजमेंट होती है, तो आप लोग 15 लाख दिए थे इंडियन करेंसी से पर एनम ना? 50 लाख
हम एक ही बार में पेमेंट किए थे 50 लाख इंडियन करेंसी। 50 लाख की एक बार में आपने हाँ पेमेंट कर बस, दी थी। अब क्या था उसका पर ईयर का वो सब मेरे को नहीं पता है उतना। 50 अच्छा, लाख 5 ईयर का था। हाँ, तो ये आपकी कोर्स कितने के साल की होती है? 4.5 होती है या 5 ईयर की नहीं, होती है? 5 ईयर कंप्लीट होता है प्लस उसमें इंटर्नशिप 1 साल। तो पर एनम 10 लाख पड़ गई है। अबाउट वही हो अ, जाता है। हाँ, तो 50 लाख में 5 साल हो गया, तो आप कर लीजिए, हम्म 10 लाख पर एनम हो गया। और उसके बाद ये कुछ एजेंट के द्वारा जाते हैं या डायरेक्टली जाते हैं बच्चे? एजेंट का चार्जेस क्या रहता है? अब एजेंट वेजेंट वाला सिस्टम तो यार देखो, मेरे को तो पता नहीं है क्या होता है। वो तो जो आए हैं उसके थ्रू वही बता पाएंगे क्या होता है, डिपेंडिंग, वो भी अपना अपना सबका अलग रहता होगा। हमको कोई फिक्स आइडिया नहीं है इसके बारे में। हाँ, ठीक है। वैसे क्योंकि यहाँ पे तो पास पड़ता है तो डायरेक्टली लोग, तो अमृत हम लोग अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होती है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम की, तो एग्जाम पैटर्न की बात कर चुके हैं हम लोग, क्या 3 सब्जेक्ट की होती है, एंट्रेंस होती है। तो अब हम लोग ये बात करेंगे सेमेस्टर एग्जाम कैसी होती है वहाँ की। देखिए, कॉलेज में पढ़ाई तो खुद से करने पड़ता है, वो तो आप डिग्री लेने के लिए चले जाते हैं, या इंडिया हो या किसी भी अदर कंट्री अब्रॉड हो, वहाँ तो पढ़ना खुद ही पड़ता है। तो मैं अब ये बात करूंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसकी क्या करिकुलम होती है, कितना परसेंट पे पास होता है, ओरल क्या है, वाइवा किस तरह होती है। तो आप ये थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दीजिए इसके बारे में। ऐसा है, यहाँ पे एंट्रेंस थोड़ा सा इंडिया से लगता है कि इजी है। क्वेश्चंस AIPMT वाले लेवल के नहीं होते थे, लेकिन आप जब एक बार कॉलेज के अंदर आ जाते हैं ना, तो कम्प्लीटली माहौल चेंज है। एक तो मैंने काठमांडू वैली में कॉलेज लिया, तो वैली का मीन्स काठमांडू का कॉलेज, दे आर लिटिल बिट स्ट्रिक्ट टाइप, कि कॉलेज वाले थोड़ा सा ज़्यादा वो प्रेशर में रखते हैं स्टूडेंट्स को। बाकी जगह मतलब इधर उधर पेरीफेरी में आप जाएंगे तो इतना प्रेशर नहीं होता है। अब एग्ज़ाम वगैरह क्लास वगैरह का सिस्टम ऐसा है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यहाँ पे 6 पेपर आपको देने पड़ते हैं। एनाटमी, फिजियो, पैथो, फार्मा, बायोकेम, माइक्रो, 6 पेपर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। और ये 6 पेपर का एग्ज़ाम होता है 4 घंटे में, और 120 नंबर का पेपर होता है। और आपको मतलब इतना प्रेशर रहता है लिखने के लिए, क्योंकि मेन दिक्कत क्या होता है, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो 2 पेपर 3 पेपर अलग अलग करके लेते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको क्रिएट हो जाता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कि एक बार में 6 पेपर का एग्ज़ाम देना है, और 4 घंटे में आपको इतना लिख देना है कि मार्क्स 50% आ जाए। अब 120 का पेपर होता है तो 60 आपको कट ऑफ करवाना है, 60 से कम आया तो आप फेल हैं। और यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि हम लोग अगर इंडिया से पढ़े हुए हैं, इंडिया में क्या होता है, CBSE में पढ़ते थे भाई हम लोग। तो CBSE थोड़ा सा मीन्स आप एक लाइन आंसर लिख रहे हैं तो एक वर्ड 1 मार्क्स आपको मिल जाता था। यहाँ ऐसा है, अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसको एटलीस्ट आपको 5 लाइन 6 लाइन लिखना है, नहीं तो 1 नंबर आपको नहीं मिलने वाला। 1 नंबर तो फुल मार्क्स तो आपको मिलेगा ही नहीं, 0.5 0.75 ही मिलेगा। लेकिन ऐसा ही है, 5 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो 5-6 पेज आप समझ लीजिए आपको लिखना पड़ेगा, तभी नंबर आ रहा है। नहीं तो आप समझ जाइए पेपर अपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, फेल हो जाएंगे। स्टार्टिंग में हम लोग को इंटरनल एग्जाम में बहुत दिक्कत हुई। स्टार्टिंग में हम लोग बोलते थे भाई इतना लिख दिया है लेकिन पास क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा 1-2 एग्जाम इंटरनल एग्जाम में फिर पता चला कि नहीं, इतने से नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो सब करते करते एंड में, और एग्ज़ाम्स यहाँ ऐसे होते हैं, एक ही बार में आपको फाइनल एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट ईयर आपकी पढ़ाई हो गई, फर्स्ट ईयर के एंड में आपका सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होगा, उसमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। आपका एग्ज़ाम का सेंटर आपका ही कॉलेज होता है, कहीं और नहीं जाना होता है। लेकिन एक्सटर्नल वगैरह बाहर से आते हैं, वो उनके अंडर कंडक्ट होता है एग्ज़ाम 4 घंटे का। और वाइवा प्रैक्टिकल वो तो कॉलेज वाइज डिपेंड करता है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम नंबर का ये होते हैं प्रैक्टिकल्स, सेकेंड ईयर में थोड़ा ज़्यादा नंबर के प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन। बॉडी वगैरह मिलती है क्या? नहीं, बॉडी मतलब वो प्रैक्टिकल के लिए, हाँ, डाइसेक्शन के लिए। हाँ हाँ एकदम, वो पूरा अवेलेबल था। हम लोग जब थे करते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। कॉलेज के तरफ से पढ़ाई कॉलेज में एकदम अच्छी है, क्योंकि वैली में मैंने बताया कॉलेज है, तो यहाँ टीचर आपको बेस्ट मिल जाते हैं। तो टीचर लोगों की तरफ से ऐसा नहीं होता है कि भाई पढ़ाई यहाँ पे ख़राब है, पढ़ाई बहुत अच्छा है।
लेकिन वही है, स्टूडेंट कितना कैच कर रहा है, स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है, एंड में तो वही करना पड़ता है। अच्छा, ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का कुछ अलग रूल है, प्राइवेट का अलग रूल है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि जो एक यूनिवर्सिटी है उसके अंडर 10-15 कॉलेजेस जो हैं ऑल ओवर नेपाल हैं, तो उसके अंडर एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और बाकी सारे प्राइवेट है। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो, अब जैसे मैंने बताया था, एंट्रेंस में 100 नंबर का पेपर होता है, तो आपको अबाउट 90 नंबर चाहिए फिर, तो तब आपको वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं तो बाकी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा आपको। तो एग्जाम पैटर्न पे भी हम लोग का बात हो गई। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं फेस करना पड़ता है जाने के बाद नया नया में? क्या ये कुछ रहने के लिए समस्या हो या लोकल से किसी बात से झंझट हो, नहीं डिस्क्रिमिनेशन करे ना, थोड़ा सा भेदभाव है लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट में है, इतना ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग उस टाइप के मिल जाते हैं आपको जो थोड़े से मतलब हेट करते हैं इंडियंस को, कुछ लोग हैं, मतलब अब समझिए 1-2% लोग होते हैं वैसे, तो वो टाइप के विचार के हर जगह हाँ, वो हर जगह रहते हैं लोग, तो वैसा कोई मेजर दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लेकिन वही आप कुछ खरीदने वगैरह जाते हैं तो अगर शॉपकीपर को पता चल गया आप इंडियन हैं तो आपको रेट थोड़ा बढ़ा के बताएगा, ये तो हर जगह का सिस्टम है। वो आप हिंदी में बात करेंगे, जैसे मॉल में जाके खरीदेंगे तब तो नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, शोरूम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ तो प्राइस फिक्स्ड होता है ना। अब कोई नॉर्मल स्टोर पे गए, जनरल स्टोर पे गए, तो उस पर तो भाई प्रिंटेड नहीं होता है प्राइस, नेपाली करेंसी में प्रिंट होता है, तो वो तो डिपेंडिंग अपॉन नेपाली पीपल वो आके बार्गेन कर सकते हैं। अब हम लोग को तो आदत नहीं होती है बार्गेन करने की, हाँ भाई ये कितने का दिया, ये क्या किया, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। करेंसी चेंज करवाने में तो इशू भी आती है क्या? नहीं इशू आती है? करेंसी चेंज करवाने में ऐसा है कि सम अमाउंट आप तो भाई बैंक से ट्रांसफर इंडिया से करवा ही सकते हैं, और अगर आप कुछ करेंसी अगर लेके आ रहे हैं तो 100 का नोट्स इजीली एक्सेप्टेबल है, कोई भी दुकान वाला एक्सेप्ट कर लेता है 100 का नोट। हाँ, 500 वाले में प्रॉब्लम होती है, 500 वाले एवरी शॉप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो थोड़ा बड़ा शॉप हुआ, रेस्टोरेंट हुआ थोड़ा बड़ा, तो वहाँ पे पहले ही आप पूछ लीजिए एक्सेप्टेड है कि नहीं। और 2000 तो मेरे को नहीं लगता कि कोई लेता है अभी, क्योंकि मतलब डॉलर लेके जाइए वो एक्सेप्ट करेंगे ना? नहीं, डॉलर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इंडिया का मैं बता रहा हूँ एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इंडियन करेंसी चल जाती है। हाँ, डॉलर नहीं एक्सेप्ट करेंगे लोग। क्या कि हम जैसे डॉलर लेके गए वहाँ बैंक में चेंज करवा लिए या इंडियन हाँ, जाके बैंक में आप बैंक में चेंज करवा सकते हैं, वो करेंसी एक्सचेंज काउंटर वगैरह खुले हुए हैं पॉपुलर जगह पे। तो इंडियन करेंसी से होती है चेंज क्या? नहीं, क्योंकि डॉलर खरीदना फिर चेंज करवाना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो फिर डायरेक्टली हम इंडियन करेंसी से चेंज करवा सकते क्या? नहीं यार, डॉलर को करवा सकते हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता है, इंडियन करेंसी हो जाता है चेंज, इंडियन करेंसी चेंज हो जाती है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो थैंक यू अमृत शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और अच्छा, इंटर्नशिप का क्या आइडिया होता है वहाँ पे? इंटर्नशिप की क्या रूल है? क्या पैसा मिलता है क्या नहीं, या पैसा और देना पड़ता है? कितने साल की इंटर्नशिप होती है? इंटर्नशिप की कुछ आइडिया दे दीजिए। इंटर्नशिप आपका 5th ईयर कंप्लीट करने के बाद 1 साल का बोलते हैं कॉलेज की इंटर्नशिप जरूरी है। जो यहाँ पे भी लाइसेंस एग्जाम होता है उनको भी इंटर्नशिप करने के बाद ही बोलते हैं कि आप लाइसेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप तो करना ही पड़ता है, आप कहीं से करिए, यहाँ से भी। यहाँ पे अभी जो करंट मैंने सुना है 12,000 नेपाली करेंसी देते हैं। 12,000 नेपाली करेंसी मतलब 8,000 रुपये के आसपास इंडियन हो गया, तो उतना आपको मिल जाता है पर मंथ। ठीक है, इंटर्नशिप में पैसा मिलता है तब तो ये बहुत ही अच्छा बात है। तो बेस्ट हुआ नेपाल में ही। और ये वेदर का क्या कुछ ज्यादा चेंजमेंट होती है वेदर का? वेदर मतलब इंडिया के जैसा सेम है या कुछ चेंजमेंट थोड़ा सा? नहीं, अब तुम काठमांडू में अगर रह रहे हो तो काठमांडू का वेदर तो मेरे को लगता है बेस्ट वेदर है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। मतलब ठंड, अच्छा खासा ठंड रहता है, मीन्स टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्रीज के अंदर में ही रहता है, 5 to 10 डिग्रीज के बीच में रोटेट करते रहता है टेम्परेचर। और गर्मी भी का जब मौसम आता है मई जून जुलाई, तो उसमें भी मैक्स टेम्परेचर
30 को एक्सीड नहीं करता है। तो 30 को टेम्परेचर अगर एक्सीड नहीं कर रहा है तो मतलब वैसा इंडिया वाली फीलिंग नहीं आती है कि भाई गर्मी में जल जाएंगे, धूप बहुत कड़क है, उमस, वो ह्यूमिडिटी है, पसीना होगा, तो वैसा टेंशन नहीं होता। आप रूम पे मतलब एक फैन लगा के भी आप काम चला सकते हैं, एसी की जरूरत नहीं है आपको। और नीट ये जो नेक्स्ट एग्जाम होगी इंडिया में आके देना पड़ता है, तो क्या उसके लिए आप लोग को कॉलेज तैयारी करवाती है या खुद से करते हैं? नहीं, वैसा एमसीआई वाला पेपर के लिए तो कॉलेज कोई तैयारी नहीं करवाता है, लेकिन मैंने बताया ना, यहाँ का एग्ज़ाम इतना हार्ड होता है कि आप उस लेवल का पढ़ चुके होते हैं तभी आप यहाँ का एग्ज़ाम आप ईयरली पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का एग्ज़ाम में पास करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्या। और एक चीज़ मैंने आपको बीच में बताना भूल गया, यहाँ ऐसा एक सेकेंड ईयर बैरियर सिस्टम है। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि दे विल गिव यू 4 चांस टू क्लियर द एग्ज़ाम। 4 चांस में आपको 3 पेपर निकालना है, और तीनों पेपर विल बी लाइक द सेम। 6 सब्जेक्ट का पेपर 4 घंटे में आपको लिखना है। और ये 4 बार में अगर आप पास नहीं किए तो कॉलेज से आपको निकाल दिया जाएगा। कॉलेज से निकाल देने का मतलब आप दोबारा ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी जिसके अंडर हम लोग का कॉलेज आता है, उसका कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये सबसे यहाँ का स्ट्रिक्ट। सेमेस्टर फेल हो जाने के बाद क्या पूरा साल खराब होता है या सिर्फ सेमेस्टर फिर वो रिपीट कर सकते हैं सेमेस्टर को? नहीं नहीं नहीं, यहाँ मैं बताया ना, फर्स्ट ईयर आप फेल हैं तो आप सेकेंड ईयर जा सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर जब तक आप पास नहीं करेंगे और फर्स्ट ईयर जब तक आप पास नहीं करेंगे, यू कांट गो टू द थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में जाने के लिए आपका बैक पूरा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, थर्ड ईयर में जाने के लिए सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का बैक क्लियर होना चाहिए, सेकेंड ईयर का बैक रहेगा तो चल सकता है? नहीं, दोनों क्लियर होना चाहिए। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में एकदम, हाँ, सेकेंड ईयर भी फुल क्लियर होना चाहिए आपका, और फर्स्ट ईयर भी फुल क्लियर होना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, तब आप थर्ड ईयर जा सकते हैं। थैंक यू अमृत, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू। और congratulations for your future. Okay, thank you यार। Okay. Thank you. Bye.